जाने माने वरिष्ठ इतिहासकार हैं, डीन आर्ट ऑफ फैकल्टी रहे हैं और मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ सर। बहुत धन्यवाद संचालिका महोदया। सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर मधु शुक्ला जी को, जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं अध्यक्षता करके अपने शहर के नामचीन लोगों को सुन सकूं। मेरा सौभाग्य है कि ये तीन इत्तेफाक से उम्र में छोटे होने के साथ साथ मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं और इसीलिए इन्हीं से बल पाता हूँ। इन लोगों की रचना धर्मिता से सीखता चलता हूँ, उत्प्रेरक का काम करते हैं ये मेरे लिए। इसीलिए इनको खास तौर से मंच को मैं खास तौर से अभिनंदन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ, इनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। उसके साथ साथ आप सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। इसलिए धन्यवाद कि आप पात्र हैं कि कबीर की बात हो तो एक ही शब्द मुझे याद आता है, एक ही शब्द समझ में आता है, प्रतिरोध। कबीर प्रतिरोध की भाषा बोलते हैं, कबीर प्रतिरोध के प्रतिनिधि हैं और जिस समय में प्रतिरोध की सर्वाधिक आवश्यकता है उस समय ये गोष्ठी सर्वाधिक प्रासंगिक हो चुकी है। प्रतिरोध बहुत जरूरी होता है। खुद कबीर लिखे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। तो कैसे आप सुधारेंगे? और अगर कबीर को समझना है, मैं कबीर से आगे बढ़ने से पहले कुछ अध्यक्षी पद का लाभ उठा लूँ। 43 साल पूरे विश्वविद्यालय में अध्यापन किया है, इसीलिए थोड़ा सा बहुत प्यारे हैं, इनको टोक सकता हूँ, इनसे कह सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। रविनंदन जी से थोड़ी असहमति पहले प्रकट कर। भाई विश्वविद्यालय कब बने भारत में? नंबर तो हिंदी की पढ़ाई कब शुरू हुई? जाने से पहले इस दूसरी तस्वीर को जरूर देख लीजिएगा। लाला, सीता, राम, भूप जो हिंदी की कमाई खा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो उनको तुम्हें भी खानी है। इसी व्यक्ति के ऋणी रहना। 1916 में इन्होंने अपने प्रयासों से सर आशुतोष मुखर्जी को बाध्य कर दिया, वो इंडियन प्रेस में आए हुए थे, कि हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। तो 1916 में जब हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है तो उससे पहले कबीर कहाँ गया जाते? भाई देखिए, आप कोई आलोचना करिए, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय और उसके सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे, मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। क्योंकि ये जब है ही नहीं, जब हिंदी है ही नहीं, हिंदी के जितने आचार्य हैं सर, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 15 में ये पाठ्यक्रम समिति बन रही है। 1916 में, उससे पहले कहीं कबीर आ ही नहीं सकते। फोर्ट विलियम में भी पुस्तकें लिखी जा रही नहीं भैया, फोर्ट विलियम वॉज नॉट ए यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है? आप मत पलटिए, मैं तो ज्ञान सरोवर ले जाऊंगा आपको, 1817 ले जाऊंगा। हाँ, मेरे पास प्रमाण है, वेस्टकोट लिख चुका है। 15 से 42 तक का सफर वहां भी करना। तो वो 16 में ही पाठ्यक्रम बन रहा है। आप देखिए, आज भी आप लोग तो सब गूगल वाले हैं, देख लीजिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का पूरा पाठ्यक्रम, प्रथम 9 पेपर्स, तो 4 पहले साल के, 5 दूसरे साल के, उसका कोर्स बना रहे लाला सीताराम को, और कोर्स आज भी मौजूद है उनकी वेबसाइट पे। हाँ, और उसमें कबीर पहली मर्तबा आ रहे। तो उससे पहले कबीर विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते थे। अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़े तो भैया आप, अरे शुक्ल जी ने खारिज कर दिया। अरे शुक्ल जी कौन होते हैं भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तो हैं ना। हाँ, तो ये
ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि कुछ भी हम कहें तो जरा पीछे से टटोल लें। शुक्ल जी कोई मानक नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानक नहीं हो सकते। अगर वही सब मानक होते तो आज वो बैठा पुरुषोत्तम अग्रवाल वो कबीर पे नया काम कर रहा होता, राजकमल से आ रहा है। और उन्होंने दिखा दिए कितनी गलतियां हैं पुराने पाठों में। तो पुराने पाठों को समझने का सबको अधिकार है, उसका अध्ययन करें। और ये ध्यान रखिएगा जो हिंदी वाले हैं खास तौर से दिख रहे हैं मुझे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल की अरिंदम गुड इवनिंग तो वो पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब आ रही है और उसमें उन्होंने खास तौर से कहा है कि गलत लिखे हुए हैं पाठ। और इतने सालों से श्याम सुंदर दास जी की ग्रंथावली में क्यों ये पाठ चले आ रहे थे समझ नहीं आया। किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया, सब शोध करते रहे। माफ कीजिएगा, यही गलती शोध रिसाइकलिंग होने लगी है। खैर मैं अपनी बात पे आता हूं। बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम में डूब जाना पड़ेगा। शेख तकी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, आस्थानंद से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और तब आप रामानंद जी के चरणों पे लेटने के हकदार हो सकते हैं। तो इसलिए कबीर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। जब वो आगे पंक्ति में ये हमारी कॉमरेड सिस्टर बैठ जाती हैं गायत्री गांगुली, तो मुझे इतिहास भी बहुत याद आने लगता है। पूरा का पूरा समाज, अगर पीछे वाले दिख नहीं रहे इधर से, ये गड़बड़ है डायस, तो पूरा का पूरा समाज तब सुधरता है, क्रांतियां तब होती हैं जब आप सिस्टम को समझ लेते हैं। 1789 एक वर्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्रांतियों के लिए, परिवर्तन के लिए, जनतंत्र के लिए। उस साल फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। लेकिन ये ईमानदारी वाली बात है, हर साक्ष्य मिलता है इसके फेवर में कि फ्रांस की स्थिति से बदतर समस्त यूरोप की स्थिति थी। लेकिन क्रांति फ्रांस में क्यों हुई? क्योंकि वहां एक चेतना थी सुधार की। तो ये चेतना विकसित करने वाला व्यक्ति अगर कोई है, उसका नाम कबीर है। और इस चेतना को आपको समझने के लिए उस समय के समाज को समझना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मत समझिए, सिर्फ इस्लाम और तुर्क मत समझिए, सिर्फ वैष्णव शैव मत समझिए। एक पूरी परंपरा चली आ रही है। तो वो परंपरा में आजीवक भी हैं, उसमें वैदिक वाले भी हैं और आदर्श भी हैं जिनको उस समय वामपंथी कहा गया। वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बहुत दूर तलक जाती है, वो बात है तंत्र। जो रहस्यवाद दिखता है वो तंत्र है। तंत्र ही सबको जोड़ देता है और वो सूफीवाद तक को प्रभावित करता है। और इस तंत्र को देखने समझने के लिए ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आप नाम ले रहे थे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो पूरा समाज, जो तंत्र के माध्यम से जुड़ता चला जा रहा है। वो समाज क्या था, जरा उस समाज पे अब गौर करिए, तब आपको समझ में आएगा कि सिमिलैरिटीज कहाँ हैं। आप सोचिए, सबसे पहला जो ट्रांसलेशन अरबी भाषा में हो रहा है वो हमारे तंत्र की किताब का हो रहा है। नाथ फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध हमारे भारती जी, धर्मवीर भारती जी, इन लोगों के शोध को देखिए तो कुछ बड़ी मौलिक चीजें समझ में आने लगती हैं। वो समाज बड़ा विचित्र था। उस समाज में थोड़ा बेसिक मालूम है ना भारतीय समाज का, अन्यथा मत दीजिएगा, मैं सिर्फ इतिहास तक सीमित करूंगा। 4 वर्ण थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको याद है। सी सेट देना हो ना देना हो, याद है सबको। बाकी सब
बाकी सब अंत्यज थे उस वर्ण व्यवस्था के बाहर, आउटसाइड द फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम। और ये अंत्यज कौन थे? ये पेशेवर समूह थे, जो पेशेवर समूह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक धीरे धीरे फ्रॉम प्रोफेशनल क्लासेस इनटू ऑक्यूपेशनल कास्ट, पेशेवर जातियों में तब्दील हो रहे थे। इन्हें समझ में आ रहा था वर्ण व्यवस्था में हमें स्थान नहीं है, तो हम क्या करें? उसके बरक्स, उसके समानांतर एक व्यवस्था खड़ी कर दें। कोई व्यवस्था तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक चेतना न हो। इस चेतना का वाहक कबीर है और उन्होंने ये, और बड़ी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं, इसलिए एक बात और बताता हूं, स्त्री शक्ति के बिना कोई चेतना विकसित नहीं होती है। पुरुष अगर चैतन्य हो गया तो एक पीढ़ी तक, महिला चैतन्य हो गई तो पीढ़ियां सुधर जाती हैं। क्योंकि ताली बजी, इसलिए एक चीज और बता दूं आज, ना फिर मालूम नहीं मौका मिले ना मिले कभी मिलने का। हमारे धर्म में बड़े कटाक्ष हो जाते हैं कि देखिए, वो खासतौर से फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले, वो कहते हैं कि देखिए कितना एंटी फेमिनिस्ट धर्म था, आस्था थी कि सरसैया पे विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरणों पे हैं। मालूम है क्यों? विष्णु जी योग निद्रा में है। योग निद्रा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट साइंस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, योग निद्रा में है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में किससे आएंगे? एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, और कहाँ से एनर्जी मिलेगी? कभी कभी देखिए ना, यही न्यूट्रल होता है तो आदमी जल जाता है बिजली गिरने से, सीखने के लिए। बस वो तो वो आपकी व्याख्या है, वो आपके लिए छोड़ देंगे, कविता के लिए। तो वो एनर्जी दे, मात्र शक्ति एनर्जी है। और नाथों का साहित्य, अघोरों का साहित्य, अघोर का साहित्य पढ़ लीजिए, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसीलिए कबीर को समझने के लिए सोशलाइजेशन का पहला स्टेप माँ की गोद है, माँ का आंचल है। और इसीलिए जब महिलाएं चैतन्य हो गईं, तब जाके ये चेतना आई। मैं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अकेला मध्यकाल ऐसा है, ऐसा गड़बड़ लिख दिया है कि सब पर्दा प्रथा थी। अरे भैया, अगर पर्दा प्रथा होती तो भटियारे के साथ भटियारी क्यों काम कर रही थी, माली के साथ माली क्यों काम कर रही थी, धोबी के साथ धोबी, जितने कहिए उदाहरण हिंदी साहित्य में ही दे दूं मैं। तो क्या मतलब है? कंधे से कंधा लगा के काम कर रही हैं। और ये जो चेतना आई, उसमें उन्होंने कहा जब हम समाज में समाजार्थिक योगदान दे रहे हैं तो उसके अनुरूप हमको सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो। We should get what we are contributing to the society. और यही चेतना अंततोगत्ता भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों को प्रभावित करती है। राबिया मिलती है आपको? बिना राबिया के सूफी आंदोलन नहीं चल रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा। ये वो दौर है 6ठी शताब्दी से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये दौर चला आ रहा है और इसको खारिज नहीं कर सकते। कबीर उस परंपरा के साथ है। भारतीय संस्कृति की दूसरी बहुत बड़ी विशेषता है सातत्य के साथ परिवर्तन। वो मीना कुमारी की आई राइट आई डिसाइड में एक नज्म है, उसकी 2 लाइनें हैं। दिन डूबे या डूबे बारात ये कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।
तो हमारे यहाँ इतनी आसानी से, सहजता से हम परिवर्तन को लेते हैं। कब पूरा देश मोमोज से लेके पिज़्ज़ा खाने लगता है, समझ में आ जाता है ठेले देख के, स्ट्रीट फूड से समझ में आता है कि कहाँ पकड़ा। तो ये जो परिवर्तन है हमारे यहाँ सातत्य के साथ चलता है। बहुत तेज परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हैं। हम लोग परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करते हैं। तो इस सहजता से हमें कबीर को समझना पड़ेगा। कबीर कोई बहुत तेजी से रेंच फ्रॉम द पास्ट नहीं करते हैं। जहाँ तक इश्क का सवाल है, बहुत इश्क पे बातें हुई, धनंजय जी ने अच्छी शुरुआत कर दी। वो इश्क कबीर जी रहे थे। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी दोनों को एक साथ एक स्तर पर। निराला को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसीलिए क्योंकि निराला दोनों को एक साथ जी लेते थे। और ये सिर्फ एक बहुत बड़े विद्वान ने सबसे पहले इसकी तरफ ध्यानाकर्षण किया था। उनका नाम है राहुल सांकृत्यायनी। मेरी जीवन यात्रा के सेकंड खंड में वो लिखते हैं कि निराला जी को देखने आज मैं इतवार को गया हूँ और वो एक साथ बाह्यमुखी भी अंतर्मुखी है। और वो व्याख्या जो उन्होंने निराला की दी है वो अद्भुत है। इसलिए कबीर को समझने के लिए ये बाह्यांतर वाली जो बात है इसको जरूर हमें देखना पड़ेगा। एक प्रायः कह दिया जाता है कि बड़ा अंधकार का युग है, कुछ इशारे हुए ना। ये अंधकार का युग था जिस युग में कबीर हो, रैदास हो, नाना हो, दादू हो, सूफी हो, भक्ति हो, वो कैसे अंधकार का युग हो सकता है? जहाँ पर खासतौर से मध्यकाल के लिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल तक बन जा रहा हो, वो कैसे अंधकार का युग हो सकता है? जहाँ 12 मासा और पूरी चित्रकला पहाड़ी कलम तक आ जा रही, शुरुआत होके वहाँ से पूरे आप देखिए जो पालकियाँ सस्ती थी, जो घर में बंधनवार बनते थे या जो लेपन होता था, चौक पूरे जाते थे, पूरा पूरा का पूरा पेंटिंग है। तो उसको संस्कृति का काल ही कहा जा सकता है, अंधकार का युग नहीं था। और ये पलायन की कविता, पलायन का साहित्य बिल्कुल नहीं था। कबीर जैसे लोग दे वर कैचिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, आमने सामने से टक्कर ले रहे थे। आपने कहा ना काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए ताचर मुल्ला बाढ़ के बहरा भया, सब ऑल्टर्न तक ढूंढिएगा, एल्थुसर पढ़िएगा तो आपको अरस्तु दिखेगा, लगेगा ये विचार तो अरस्तु पहले ही ले गया है। तो इसलिए ये एक परंपरा है जिसे हमें कबीर को समझने के लिए समझना पड़ेगा। प्रतिरोध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध नहीं होगा तो समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। क्रांति तो छोड़ दीजिए, परिवर्तन भी संभव नहीं है। हम अपने में सुधार नहीं कर सकते। तो इसलिए सुधार के लिए हमें कबीर पढ़ना पड़ेगा, कबीर को आचरण में ढालना पड़ेगा। और इसीलिए कबीर की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन समय बीतता जाएगा, बढ़ती जाएगी। और जो वो बूढ़ा कबीर और बुढ़ाएगा, क्योंकि हमारे साथी हैं धनंजय जी, जब मैं 60 साल का हुआ तो ये कहते थे सखिया गया, अब कहते ही दड़िया गया है। अब पूछिए दाढ़ी तो मैं सन 74 से रखी हूँ, तब क्यों नहीं कहा धनंजय जी ने? तब हमारे बहुत नज़दीक नहीं थे, अब बहुत नज़दीक हो गए हैं। तो मैं जो 3 विशिष्ट वक्ता थे उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया हमको एक मौका दिया सुनने को। और दूसरा हमारे यश मालवी जी ने एक धारा बहा दी है जिसका रसास्वादन हम आगे करेंगे। बोलने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी दे दी थी मधु जी ने कि बोलना पड़ा। और मैंने तो इनसे कहा था कि कल का जो इनकी पोस्ट देखी तो मैंने इनको लिखा कि भाषण मत करवाइए, सिर्फ सुनने दीजिए। कबीर को सुनने का जो सुख है वो मेरे ख्याल से वो उस अनुभूति की ना व्याख्या हो सकती न वर्णन।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 धन्यवाद।